हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नए टॉपिक के साथ हम आज आपके सामने फिर हाजिर हैं। हमारी आज की गुफ्तगू का टॉपिक है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन प्री मैच्योर डेथ का एक बहुत बड़ा कॉज है पूरी दुनिया में। आप इसकी सीवियरनेस का अंदाज़ा इस तरह से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में लगभग 1.28 बिलियन पीपल हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे हैं, और इस तादाद में भी उन कंट्रीज़ के लोग ज़्यादा हैं कि जो लो इनकम ग्रुप या मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं। लगभग 45% पॉपुलेशन ऐसी है कि जो ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रही है और उसको पता नहीं है कि वो ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रही है। हाइपरटेंशन से मुतासरा अफराद में 5 लोगों में से सिर्फ एक शख्स ऐसा है कि जिसका ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल है। इस एतबार से हाइपरटेंशन को डायग्नोस करना, उसको मैनेज करना दुनिया के सामने एक चैलेंज है। हाइपरटेंशन लीडिंग कॉज है स्ट्रोक का, किडनी फेल्योर का, हार्ट फेल्योर का, आई विज़न लॉस का और वेसल्स डिजीज़ेस का। इस एतबार से हाइपरटेंशन के ताल्लुक़ से आवाम और पॉपुलेशन और जनमानस को अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाइपरटेंशन क्या है? कुदरती तौर पर नेचर ने हमारे हार्ट को, जो एक पंपिंग ऑर्गन है, उसको ये सलाहियत दी है कि जब हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा होता है तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट करने के नतीजे में उसके फलस्वरूप एक प्रेशर क्रिएट होता है। हार्ट इस प्रेशर्स को हमारी वेसल्स पर ट्रांसमिट करते हैं। इस प्रेशर को, जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में पैदा होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और हार्ट जब रिलैक्स करता है, अब ब्लड लेने के लिए इस पोजीशन में जो प्रेशर होता है उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये 2 रीडिंग ब्लड प्रेशर के ताल्लुक से बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है उस प्रेशर को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है उस प्रेशर को हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। नॉर्मली एवरी इंडिविजुअल की बॉडी में ये प्रेशर एक ख़ास तनासुब से पाया जाता है, लेकिन जब इसके तनासुब में डिफरेंट पैदा हो जाए, यानी जब वो प्रेशर जो नॉर्मल प्रेशर है 120/80 ये नॉर्मल प्रेशर का मीन है, लेकिन इसकी बड़ी एक रेंज है। जब उस रेंज, उस लिमिट से उस प्रेशर का जो दबाव है, जो प्रेशर है, जो दबाव है ब्लड का, जब वो बढ़ जाता है तब हम उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। WHO की रिसेंट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एवरी इंडिविजुअल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, एज, रेसेस, किसी भी का भी ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक मीन हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो उस पोजीशन का ब्लड प्रेशर अगर 140 से अबव है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी हार्ट के रिलैक्सेशन का ब्लड प्रेशर अगर 90 से अबव है तो ये हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आता है। फर्दर WHO ने उसको कैटेगराइज किया है 1st डिग्री, 2nd डिग्री और 3rd डिग्री और फिर मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, वो एक अलग कैटेगरी है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एवरी इंडिविजुअल जिसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 140 हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 90 हो, और ये सस्टेन हो, यानी एक पोजीशन में किसी का ब्लड प्रेशर मुख्तलिफ कॉजेज़ की वजह से बढ़ सकता है। गुस्सा है, एंजाइटी है,
बुखार है, एक्सरसाइज है, वॉकिंग है, दौड़ लगाई है किसी ने, तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं कि जो फैक्टर पार्ट टाइम किसी के ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन वो शख्स हाइपरटेंसिव नहीं है। हाइपरटेंसिव वो शख्स है कि जिसका लगातार ब्लड प्रेशर कई सिटिंग पे चेक किया जाए और उसका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक मोर देन 140 हो और डायस्टोलिक मोर देन 90 हो, तब ऐसे शख्स को हाइपरटेंसिव कहा जाता है। हाइपरटेंशन के ताल्लुक से यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो इस्तिलाहात इस्तेमाल आजकल की जाती हैं, कदीम यूनानी लिटरेचर में इन इस्तिलाहात को ज़िक़्तुद्दम कवी, फ़िक्रुद्दम कवी या फ़िशारुद्दम नाम से बयान नहीं किया गया है, बल्कि यूनानी लिटरेचर में अतिब्बा ने इसमें जो अलामात पाई जाती हैं उसको और ज़िम्नन सलाबत शरियान के ज़िम्न में, कहीं इम्तला के ज़िम्न में, हाइपरवॉल्यूमिया के ज़िक्र में इसका तस्करा किया है और उन्होंने हाइपरवॉल्यूमिया का इलाज और सलाबत शरियान का इलाज मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो मुरव्वजा तरीक़े यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में थे उससे उन्होंने उसका इलाज किया है। अगर हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर्स की हम बात करें तो हाइपरटेंशन में बड़ा रिस्क फैक्टर है अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट से मेरी मुराद है वो ग़िज़ा कि जिसमें सॉल्ट ज़्यादा इस्तेमाल किए गए हों, वो डाइट कि जिसमें सैचुरेटेड फ़ैट की मक़दार ज़्यादा हो, वो डाइट जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल कम कर दिए गए हों। इस डाइट को मैं अनहेल्दी डाइट का नाम देता हूँ। दूसरा बड़ा रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन के लिए फ़िज़िकल इनएक्टिविटी। वो लोग जो फिज़िकली एक्टिव नहीं है, ऐश और सैनिटरी लाइफ स्टाइल गुजार रहे हैं, वो लोग हाइपरटेंशन में ज़्यादा गिरफ़्तार होते हैं। इसके अलावा तंबाकू का इस्तेमाल, अल्कोहल या शराब नोशी, ओबेसिटी, ये वो रिस्क फैक्टर हैं जो हाइपरटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एज ग्रुप 65 के करीब होना और को एग्जिस्टिंग डिजीज़ेस जैसे डायबिटीज़ है, किडनी डिजीज़ है, ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम डिसीज़ेज़ हैं जो हाइपरटेंशन को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। हाइपरटेंशन के लोगों को क्या क्या अलामात होती हैं, क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, ये वेरी इंटरेस्टिंग है कि हाइपरटेंशन के डायग्नोज ना होने के जो दूसरे रीज़न्स हैं उसमें एक बड़ा रीज़न ये है कि हाइपरटेंशन इनिशियली मोस्ट केसेस में एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसलिए हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट केसेस में हाइपरटेंशन में कोई अलामत या कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं होता है। हाइपरटेंशन के सिम्टम्स तब प्रोड्यूस होते हैं जब ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं, यानी अगर किसी का आई विज़न कमज़ोर हो रहा है, किसी का किडनी फेलियर की तरफ कोई शख्स चला जाता है या किसी को स्ट्रोक हो जाता है या हार्ट फेलियर चला जाता है, तो उन ऑर्गन के जब सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं तब इंसान को पता चलता है कि वो हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहा है। या बहुत से कम लोगों में हाइपरटेंशन में मॉर्निंग हेडेक भी पाया जाता है, नोज़ ब्लीडिंग भी मिल सकती है, इरेगुलर हार्ट बीट भी मिल सकता है, विज़न चेंजेस मिल सकते हैं। सीवियर हाइपरटेंशन है तो उस कंडीशन में कोई फटीग, किसी को कमज़ोरी फील हो सकती है, नौजिया हो सकता है, किसी को वोमिटिंग हो सकती है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है और एंजाइटी हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है। ये सीवियर हाइपरटेंशन के कुछ अलामात हैं। लेकिन मैं यहाँ पर हर अपने दर्शक को ये सलाह दूंगा कि जिसकी एज ग्रुप भी 30 से 80 के दरमियान है, वो एटलीस्ट महीने में एक मरतबा अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराएं। टेक होम मैसेज के तौर पर हम अगर अपनी लाइफ में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लें तो ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन।
रिसेंट स्टडीज़ बताती हैं कि अगर हम डाइटरी मॉडिफिकेशन करें, लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें, तो एटलीस्ट 10 mmHg ब्लड प्रेशर को ईजिली कंट्रोल किया जा सकता है। ये क्या क्या प्रिवेंशन है? रिड्यूस सॉल्ट इंटेक, लेस देन 5 ग्राम सॉल्ट डेली यूज़ किया जा सकता है। एक्स्ट्रा सॉल्ट, जो लोग टेबल सॉल्ट इस्तेमाल करने के, हाई इस्तेमाल करने के आदी हैं, उनको अवॉइड करना होगा। अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल को ऐड करना होगा। रेगुलर बेसिस पर फिजिकली एक्टिविटीज़ करनी होगी। अवॉइड टोबैको, अल्कोहल कंजम्पशन और लिमिटेड इंटेक ऑफ सैचुरेटेड फूड, लिमिटेड इंटेक ऑफ saturated fat containing food, reduce anxiety and good control of diabetes. if any individuals, अगर कोई शख्स डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है तो गुड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़, ये वो प्रिवेंशन हैं कि जिनको हम इस्तेमाल करके, जिन पर हम अमल करके, जिनको फॉलो करके ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। मैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का पर्सन हूँ। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दवाएं और मेजरमेंट्स हैं, वो अतिब्बा ने जो बयान किए हैं, वो लगभग वही सब मेजरमेंट और तरीक़े हैं जो तरीक़े आज मॉडर्न साइंस ने हमको दिए हैं। एक नुस्खा यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से मैं अपने तमाम शायकीन और तमाम देखने वालों को देना चाहता हूँ। असरॉल 3 ग्राम और फिलफिल्सिया काली मिर्च 5 ग्राम, दोनों का पाउडर बना लीजिए और 3 ग्राम असरॉल, 5 ग्राम फिलफिल्सिया का पाउडर रात को सोते वक्त या सुबह को इस्तेमाल करिए। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा एक और नुस्खा है जो अक्सर अतिब्बा ने अपनी कुछ बुक्स में शेयर किया है। उसमें चरायता शीरी 6 ग्राम, मुंडी 6 ग्राम, सरबूखा 6 ग्राम, गुल नीम 6 ग्राम, बरगे हिना 6 ग्राम, उन्नाब 5 अदद, खारखस 5 अदद, खारखस हम गोखरू को कहते हैं, ये 4 ग्राम के करीब। इन सब दवाओं को आप ले लीजिए, रात को इनको पानी में फुला दीजिए और सुबह इनको उबाल करके, छान करके इस्तेमाल करिए। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ये एक अच्छा नुस्खा है। टेक होम मैसेज के तौर पर एक मैसेज मेरा और रहेगा कि बहुत सारे, मैंने अपने पेशेंट्स को ये देखा है कि बहुत सारे लोगों को ये पता होता है कि वो उनका ब्लड प्रेशर राइज करता है, वो हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, मगर अक्सर मरीज़ कहा करते हैं कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तब मैं दवा ले लेता हूँ। उनके लिए मेरी एक सलाह है कि प्लीज़ ऐसा करना आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत डेंजर है। ब्लड प्रेशर अगर आपका है तो फिर आपको रेगुलर मेडिसिन लेनी पड़ेगी। इसमें कोई ऐसा अलार्मिंग साइन नहीं है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो रेगुलर ब्लड प्रेशर लीजिए, और जो लोग रेगुलर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लीजिए, और जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं हैं, जिनकी उम्र 30 से 80 साल के दरमियान है, रेगुलर बेसिस पर एटलीस्ट महीने में 1 मरतबा अपने ब्लड प्रेशर को ज़रूर चेक कराइए। और जो इस फ़न से वाबस्ता है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे साथी हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि आपके पास जो भी पेशेंट आ रहा है जिसकी एज 30 से 80 के दरमियान है, प्लीज़ उसका ब्लड प्रेशर चेक करना मत भूलिए। आप बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, मैं अपनी डेली रूटीन की प्रैक्टिस में भी उनको देखता हूँ कि ऐसे पेशेंट्स आते हैं किसी और चीज़ को लेकर के, कभी बुखार है, कभी खांसी है, डिफरेंट कंप्लेन को लेकर के आते हैं, लेकिन अगर एक्सीडेंटली उनका बीपी चेक कर लिया जाए तो पता होता है कि उनका बीपी हाइपरटेंशन से वो सफ़र कर रहे होते हैं। इस तरह से आप बीपी चेक करके एक आने वाली ख़तरे से उनको आगाह कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।